Hello friends, welcome to my channel Burst the Burden. This is my first video and my name is Chanchal. Hope you like this video, and if you like this video then do subscribe to my channel, hit the bell icon button and comment down below if you have any doubt regarding any topic in which I am teaching to you. Okay, so in today's class we are going to talk about the first chapter of class 12th Indian politics, the Cold War era. अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले हमें जब कोई टॉपिक शुरू करते हैं हमें उस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। अब हम बात करें कोल्ड वॉर एरा, यानी कि ये एरा किस तरह से शुरू हुआ, अब इस कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है। अब हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब क्या हुआ कि हम सबको पता है कि 1914 से 1918 तक हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, ह्यूमन लाइफ का भी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ था बहुत सारी कंट्रीज़ को। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया ताकि ये जो वॉर है ना इसको टाला जा सके, आगे कोई वॉर ऐसी ना हो। लेकिन क्या हुआ कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और ये वॉर 1945 तक चली। इसमें एक तरफ थी अलाइड फोर्सेस और एक तरफ थी एक्सेस पावर। अब जो अलाइड फोर्सेस थे उनमें थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, जबकि जो एक्सेस पावर्स थी इसमें था जापान, इटली एंड जर्मनी। अब यूएसएसआर ने जर्मनी पे इन्वेड कर दिया, उसने अब जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब यूएसए ने क्या किया, 1945 में यूएसए ने जापान पे अटैक कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब डालकर। अब यूएसए ने ऐसा इसलिए किया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यूएसए ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूएसए चाहता था कि वो जो यूएसएसआर है उसको एशिया में कंट्रोल करने से रिस्ट्रिक्ट कर सके, ताकि यूएसएसआर कोई भी मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन ना कर सके। और वो मॉस्को को ये शो करना चाहता था कि वो सबसे सुप्रीम है, उससे अगर कोई लड़ाई मोलता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करनी पड़ेगी, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ऐसा इसलिए यूएसए ने ऐसा किया। अब दूसरा पॉइंट ये भी है कि क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि यूएसए को ये पता था कि जापान अब सरेंडर करने वाला है, उसके बावजूद उसने उस पर एटॉमिक बॉम्ब डाले। तो यानी कि ये एक अनरीजनेबल पॉइंट है कि यूएसए जो है वो जापान पे इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि भाई जापान उसके साथ वॉर कर रहा था और उसको खत्म नहीं कर रहा था। अब जो इसके सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो इन्होंने बॉम्ब डाला, एटॉमिक बॉम्ब डाला था जापान पे यूएसए ने, तो वो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अलाइड फोर्सेस को बचाना चाहते थे। और दूसरी बात कि ये जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसको खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यूएसए को ना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था इस वॉर में। तो यानी कि वो कहते कि अलाइड फोर्सेस को बचाने के लिए, उनकी लाइफ्स को बचाने के लिए, अमेरिकन लाइफ्स को बचाने के लिए और इस वॉर को खत्म करने के लिए जापान पे अटैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये बात हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे जब अटैक हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो यूएसए और यूएसएसआर थे, ये दो सुप्रीम पावर्स निकल कर आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा फायदा हो गया था। तो यानी कि ये इतनी पावरफुल हो गई थी कि ये अपने कंट्री में बैठे बैठे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कोई भी इवेंट हो रहा है उसको ये इन्फ्लुएंस कर सकती थी। ये अपनी कंट्री में बैठे बैठे दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई करवा सकती थी। अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ, जिसमें यूएसए की तरफ कुछ कंट्रीज थी, यानी कि यूएसए की कुछ अलायंसेस थी और यूएसएसआर की कुछ अलायंसेस थी। यूएसए की जो अलायंसेस है उन्हें ईस्टर्न अलायंस के नाम से भी जाना जाता है और नाटो के नाम से भी जाना जाता है, जबकि यूएसएसआर की जो अलायंस थी उसे वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसएसआर के अंडर आ गया था और यूएसए के साथ जो था वो ईस्टर्न अलायंस, यानी कि ईस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसए के साथ था। अब जो यूएसए और यूएसएसआर है ना, ये कभी भी अपने लैंड पे इन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। ऐसा इसलिए हुआ, ये मतलब डायरेक्टली कभी भी लड़ाई नहीं करते थे, या करते थे हमेशा इनडायरेक्टली लड़ाई करते थे। यानी कि मान लो कि इनकी कोई अलायंस है, जैसे कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो था वो सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर को और साउथ कोरिया जो था वो सपोर्ट कर रहा था यूएसए को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इनके बीच में लड़ाई करवा दी और इससे फायदा किसको मिला, यूएसए और यूएसएसआर को मिला। और ये ऐसे इसलिए करते थे, अपनी जमीन पे लड़ाई ये इसलिए नहीं करते थे कभी भी क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ह्यूमन लॉस होगा, उनकी जो सिविलियन है उनकी सिविलियन प्रॉपर्टी
वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि जब भी हम वॉर करते हैं ना तो वॉर कभी ये नहीं देखती यार ये मेरा बम है तो मेरी कंट्री पे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि फायरिंग होती है तो दोनों तरफ से होती है, बॉम्ब गिरते तो दोनों तरफ से गिरते हैं, और ह्यूमन लॉस होते तो दोनों तरफ से लॉस होता है, यानी कि हर चीज़ का लॉस होता है जब दो कंट्रीज लड़ाई करती हैं। तो इसलिए भी इसलिए नहीं करते थे ये अपनी लैंड पे लड़ाई, क्योंकि इनको सिर्फ फायदा चाहिए था, इनको ये नहीं था कि भाई हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, नहीं। इनकी जो लड़ाई थी वो मेनली थी आइडियोलॉजी को लेके। यूएसए जो था ये लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है और कैपिटलिज्म को, और जबकि जो यूएसएसआर है वो कम्युनिज्म को, वो सोशलिज्म को प्रमोट करता है। तो इन दोनों की लड़ाई इस चीज़ को लेके थी। तो ये हमेशा रहते थे कि यार ये कंट्री ना मेरी पार्टनर बन जाए, मेरी अलायंस बन जाए, ये मेरे जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करने लग जाए। इनको लगता था कि भाई हमने अपनी आइडियोलॉजी, दूसरी कंट्री ने हमारी आइडियोलॉजी को अपनाया, यानी कि हमारी जीत हुई। तो मेनली जो लड़ाई थी ये आइडियोलॉजी को लेकर थी। अब बात करते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? एक होती है हॉट वॉर, एक होती है कोल्ड वॉर। हॉट वॉर में क्या होता है कि आप बॉम्ब यानी कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हो, आप फायरिंग करते हो। कोल्ड वॉर में क्या होता है कि सिचुएशन बनी रहती है कि कभी भी वॉर हो सकती है, लेकिन एक वर्ल्ड वॉर नहीं होती है, यानी कि एक तरह की टेंशन बनी रहती है। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन ऑफ सीरीज बिटवीन टू पावरफुल कंट्रीज विद देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस, ठीक है, या विद बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। ये हो गया कोल्ड वॉर। अब क्या हुआ कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई। तो अभी हमने यहाँ तक, अब क्या हुआ कि इन दोनों ही कंट्रीज ने, यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने भी, न्यूक्लियर वेपन्स की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर ली कि इन पे कोई दूसरी कंट्री अटैक करने का तो सोच ही नहीं सकती। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, यानी कि इनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है, दो सुपर पावर ब्लॉक्स के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है कि वो एक दूसरे के अटैक को रिटेलिएट कर सकती है, यानी कि एक दूसरे के अटैक का अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकती है और इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं कि इनका जो लॉस होगा ना वो इनके लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। यानी कि इनको अगर मान लो कोई पॉलिटिकल गेन होगा भी ना एक दूसरे के साथ लड़ाई करने से, यानी कि इनमें से कोई विनर होगा तो वो एक तरह से लूजर ही रहेगा, क्योंकि वो भी उस वॉर में सब कुछ खो देगा, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। ये होता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अब यानी कि आपको कितना भी प्रोवोक किया जाए लेकिन उसके बावजूद भी आप लड़ाई को स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर आपने अटैक कर भी दिया तो सामने वाला इतना पावरफुल है कि आपके अटैक को अच्छे से जवाब दे सकता है और आपको भी उसी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है मिलिट्री की, क्योंकि मिलिट्री और वहाँ के जो सिविलियंस हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होता है, क्योंकि पता है सबको कि अगर कोई क्योंकि जब कोई भी दो सुपर पावर्स जब वॉर करती हैं तो वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है कि वो किसी के लिए भी अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मिलिट्री को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और बहुत ही रैशनली बिहेव करना होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि व्हाट इज कोल्ड वॉर एरा, यानी कि कोल्ड वॉर है क्या और ये एरा शुरू कैसे हुआ। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि एरेनास कौन कौन से थे कोल्ड वॉर के, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्यूबा के केस में लोगों को ये लगने लगा था कि अब जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो अब आगे के हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।